हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोबिट्स। मैं हूं आपके स्कूटर स्मिता एंड आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं डीएनए एंड डीएनए पैकेजिंग। डीएनए डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारी बेसिक लाइफ है, इस पे हमारी बेसिक लाइफ टिकी हुई है। डीएनए से ही हम हैं, हमारी बॉडी ग्रोथ होती है, हमारे कैरेक्टर डिसाइड होते हैं। और इस सेशन में हम जानेंगे क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्या होते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है, बायोलॉजी में यही तो है टर्मिनोलॉजी। अगर ये अच्छी तरह समझते हैं तब चीजें क्लियर होती है। थोड़े थोड़े से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन्हीं टर्मिनोलॉजी में। अब हम क्रोमेटिन कह दिया तो कहाँ पर क्रोमेटिन यूज होगा, कहाँ पे क्रोमोसोम हो जाता है, कहाँ पे क्रोमेटिड हो जाता है, इस चीज को आज हम क्लियर समझेंगे इस सेशन में, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि क्रोमेटिन कहाँ होता है, क्रोमेटिड कहाँ होता है और क्रोमोसोम कब आता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डीएनए, वेयर इट इज फाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड डीएनए पैकेजिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डीएनए? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डी फॉर डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देखो ये एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड सबने अगर पता हो तो सबसे पहले फ्रेडरिक मेशर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर उन्हें एक सब्सटेंस मिला जिन्होंने उन्हें उस समय नाम दिया था न्यूक्लिन। बाद में उसको जब एक्सपेरिमेंट, उस सब्सटेंस को जब उन्होंने टेस्ट किया तो न्यूक्लियस के अंदर उस सब्सटेंस में एसिडिक प्रॉपर्टी पाई गई थी कि वो एसिड नेचर के होते हैं। इसलिए जो भी सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर पाया गया उसको न्यूक्लिक एसिड कह दिया गया। अब न्यूक्लिक एसिड जो है दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ते हैं, पहले से जान लेते हैं। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या है डीएनए? ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। कुछ प्रोकैरियोट्स है जैसे कि वायरसेस है जिसमें कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो कुछ केसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होते हैं, तो स्टोर करके रखते हैं या ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। डीएनए के कारण ही हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक हमारे फादर से हमारे अंदर और हमारे कैरेक्टर हमारे बच्चों में पास आउट होती रहती है। यही है हेरेडिटी इंफॉर्मेशन है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर पास आउट होती रहती है। ठीक है, इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन नीडेड फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। बहुत क्लियर है कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शनिंग। क्यों ग्रोथ कैसे होता है भाई? कैसे डीएनए ग्रोथ में हेल्प करता है या फिर डेवलपमेंट में हेल्प करता है? डीएनए जब सेल डिवीजन होता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन से ही एक सेल डिवाइड करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, यही डीएनए दूसरे सेल्स में जाता है। और जब हम सेल डिवीजन होता है तो जब भी जाइगोट बनता है तो हमारे अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एक मदर से आता है, एक सेट फादर से आता है। और वही हमारे कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। जैसे हमारे आंखों का रंग, मेरी हाइट हमारी क्या होगी, बालों के रंग क्या होंगे, कोई बीमारी के बारे में भी हो सकती है या नहीं हो सकती है, बाई जनरेशन होती रहती है। तो ये भी जो कैरेक्टर्स हैं हम
गोरा होना, काला होना, ये इसी डीएनए की वजह से हमें डिसाइड होता है, हमारे बॉडी में डिसाइड होता है। ये तो होगी डेवलपमेंट कैसे हो, कैरेक्टर्स कैसे होंगे। ग्रोथ, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन अगर पढ़ेंगे आगे चल के तो वो पता चलेगा कि डीएनए ही है जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ही तो है जो हमारी बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए रिपेयरिंग सिस्टम सारा डीएनए बनाता है। इसलिए ग्रोथ, डेवलपमेंट और उनकी फंक्शनिंग इसके बिना नहीं हो सकती। सभी को डीएनए की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, इसलिए डीएनए को ही जीनोम कहा जाता है। दिस इज द जीनोम ऑफ आवर बॉडी। कहाँ मिलेगा? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दो होते हैं भाई। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस बहुत छोटे होते हैं या ना ही होते हैं। ये जनरली साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं डीएनए। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड रीजन में एज अ सिंगल तो प्रोकैरियोट्स में ज्यादातर सर्कुलर डीएनए मिलता है, सर्कुलर होता है। और यूकैरियोट्स में जो होते हैं लिनियर फॉर्म में होते हैं डीएनए। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस फाउंड इन द न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और लीनियर फॉर्म में पाए जाते हैं। डिफरेंस देख ले, डीएनए यूकैरियोट्स में लीनियर फॉर्म में होते हैं और प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए पाए जाएंगे। सर्कुलर डीएनए देखो, सर्कुलर गोल पाए जाते हैं उसमें, और उनमें ये जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल का काम भी करते हैं, डीएनए नहीं, आरएनए करते हैं। सॉरी, डीएनए भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं कुछ में, ठीक है। Small amount are also found in mitochondria and in chloroplast. डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। जो पहले के जो प्रोकैरियोट्स थे तो उनमें ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते थे ज़्यादा, तो उनका भी डिवीजन होता था, उनका भी रिप्रोडक्शन होता था बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर की। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल एक्सप्लेन द डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स। क्या होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर? देखा तो सभी ने होगा। जनरली ऐसे लोग बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही दिखता है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये है हमारा डीएनए। डबल हेलिक्स में क्या बोला ना वॉटसन और क्रिक मॉडल ने ये बताया कि जो हमारा डीएनए है वो डबल हेलिक्स है। दो स्ट्रैंड है इसके अंदर जो कि एक लैडर के समान दिखते हैं। अगर इन्हें खोल दिया जाए, सीधा करके देखा जाए तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसी को अभी ट्विस्ट कर दिया जाए, लैडर को अगर ट्विस्ट कर दिया जाए दोनों रस्सी मिलाकर, तो जैसे नारियल की रस्सी होती है कैसे घूमी हुई रहती है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन उनके बीच कोई बेसिस नहीं होते, सीढ़ी नहीं होती, लेकिन ट्विस्टेड वैसे ही होता है। वैसे ये ट्विस्टेड होते हैं। और इनके अंदर जो ये लाइंस दिख रही हैं ये होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। अब ये नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है देखो, पहले तो हम लोग डीएनए को खोल के देखते हैं, खुला हुआ डीएनए में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद ट्विस्टेड को आराम से, ये हो गया, मान लो ये 2 स्ट्रैंड है तो वही हो गए 2 स्ट्रैंड। अब कह रहा है न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। Each nucleotides has nitrogenous bases। देखो न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड्स रिपीटिंग होते हैं। जैसे ये एक स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है। तो ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ये किस चीज के बने होते हैं, किस चीज से बने होते हैं, ये आगे की स्लाइड में है। किस चीज से? पेंटोज शुगर होते हैं। सिर्फ इस स्ट्रैंड की बात करें, अगर सिर्फ स्ट्रैंड किस चीज से बना हुआ है, तो देखो यहाँ पे पहले स्ट्रैंड की बात कर लेते हैं हम लोग। स्ट्रैंड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। यहाँ क्लियर करो पहले। ये है स्ट्रक्चर डीएनए का, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर पेंटोज शुगर से बना होता है। अच्छा, पहले यहाँ पे दिखाती हूँ मैं कि किस किस चीजों से बना होता है, फिर नाम पता चलेगा। देखो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड डबल हेलिक्स स्ट्रैंड जो है किन किन चीजों से बना होता है। सिर्फ स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। ये स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड, ठीक है। पहला है फॉस्फेट ग्रुप, ये है फॉस्फेट ग्रुप। डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसेस। नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं जो बीच में है, ये नाइट्रोजिनस बेसेस है, ठीक है। ये नाइट्रोजिनस बेसेस है और ये स्ट्रैंड है, ये डीएनए के दोनों साइड स्ट्रैंड है। और ये जो स्ट्रैंड है ये बने होते हैं फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोज से। ये जो स्ट्रैंड है ये है पेंटोज शुगर होता है यहाँ पर, जो कि डीऑक्सीराइबोज होता है, और इसी में फॉस्फेट शुगर, इसी का रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं करके दिखाती हूँ। इन्हीं तीन चीजों से डीएनए बना होता है। बस यही तीन चीजें हैं जो डीएनए में है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जानना है स्ट्रक्चर के साथ। चलो पहले हम डीएनए की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर पे आते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लो। इस स्ट्रक्चर पे ये जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा है। ये है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होता है भाई? देखो, पेंटोज शुगर ये है फॉर्म, स्ट्रक्चर है पेंटोज शुगर का। यहाँ पे ओके, यहाँ जो होते हैं एक साइड न्यूक्लियस, ये 1 प्राइम की नंबरिंग कर ले, ये 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, यहाँ पे होगा 5 प्राइम ऊपर। तो ये चीज स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये याद रखते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो प्राइम 1 पे जो होते हैं, 1 प्राइम पे नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजिनस बेस अटैच होते हैं। 2 प्राइम पे एक हाइड्रोजन होता है। 3 प्राइम पे OH ग्रुप होता है, OH याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ 4 और 5 पे होते हैं शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। दिख रहा है सेम स्ट्रक्चर। अब ये जो बीच में ये दिख रहा है पेंटोज शुगर, ठीक है, दिस इज द पेंटोज शुगर, ठीक है। ऊपर में फॉस्फेट ग्रुप, और जो इसका 3 प्राइम है, 3 प्राइम, यहाँ पर जो 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, याद रखना, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। इसी का एंटी पैरेलल होते हैं, इसलिए यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। शुगर का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा। क्या हो रहा है? शुगर का स्ट्रक्चर देखो ऐसे हो गया, क्योंकि ये उल्टा जुड़ता है, ट्विस्टेड होता है, एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ये नीचे से देख लेते हैं पहले। ये पेंटोज शुगर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर फॉस्फेट। इसी तरह से शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये आपको एक साइड का स्ट्रैंड दिख रहा है और ये दूसरे साइड का स्ट्रैंड दिख रहा है, ठीक है।
अब भाई इसको हमेशा कहा जाता है कि ऊपर वाला जो होता है ये 5 डैश प्राइम होता है, ये नीचे वाला 3 प्राइम डैश होता है, और ये चूंकि एंटी पैरेलल है इसका तो ये 3 डैश हो जाएगा और ये 5 डैश हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डैश टू प्राइम डैश बना कैसे, कैसे कहते हैं, तो कैसे डिसाइड किया कि 5 डैश होगा ये 3 डैश होगा, इस बात को समझते हैं। देखो, जब भी ये स्ट्रक्चर बना, जब भी इसको कहते हैं ऐसे, ये पेंटोज शुगर जो है, ऊपर चलते हैं, ये मैंने यहाँ पे बता रखा है कि डीएनए का स्ट्रक्चर देख लो, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन दोनों देखो, पहले तो बेसिक डिफरेंस देखो आरएनए और डीएनए का, क्या क्या डिफरेंस है। ये पेंटोज शुगर दोनों में है, पेंटोज शुगर हो गई भाई, यहाँ भी हो गए पेंटोज शुगर, दिख रहा है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम, सबकी नंबरिंग है 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, सेम एज डीएनए। 1 प्राइम पे नाइट्रोजनस बेस है, इसके भी 1 प्राइम पे नाइट्रोजनस बेस है। सेकेंड प्राइम पे ही डिफरेंस है, इसमें OH है, इसमें सिर्फ H है। 3 प्राइम पे OH है, इसमें भी 3 प्राइम पे OH है, और 4 और 5 प्राइम पे वही शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है। दोनों में डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ 2 प्राइम पे डिफरेंस। 2 प्राइम पे क्या डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन की कमी हो गई डीएनए में, इसलिए इसे डीऑक्सी कर दिया, ठीक है, इसलिए ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोइक एसिड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ये टर्मिनोलॉजी आती है क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स बोला है, तो इस साइड जो प्राइम 1 पे जो है, इस साइड से अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। देखिए यहाँ पे अगर हम कह दें कि पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड कर देंगे इसे। जब स्ट्रक्चर इतना ही हो तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, इस साइड के न्यूक्लियोसाइड। और यही स्ट्रक्चर जब पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के साथ हो, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स कह देंगे। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड कहीं अगर सुनते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स। तो स्ट्रक्चर यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, डीएनए इज निगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, क्योंकि डीएनए के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है और जो कि एक निगेटिव चार्ज है, तो डीएनए निगेटिव चार्ज ही होता है, और ये एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है डीएनए। स्ट्रक्चर पे आते हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर से मेन यही स्ट्रक्चर है डीएनए का, स्ट्रक्चर हमने देख लिया। यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर का है, इस साइड से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है। तो 5 डैश की बात कर रहे थे, तो 5 डैश देखो, 5 डैश पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, और 3 प्राइम पे जब रिपीटिंग स्ट्रक्चर आती है, रिपीटिंग होती है इसकी, एक शुगर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, तो ये 3 प्राइम से जुड़ रहा है, तो 3 प्राइम से जुड़ रहा है, तो ये 5 से स्टार्ट हुआ और 3 प्राइम से जुड़ा। जब भी जुड़ता है, नया शुगर जुड़ेगा, नया मॉलिक्यूल जुड़ेगा, तो वो 3 प्राइम से ही जुड़ता है, नीचे से 3 की तरफ से। तो आप चाहेंगे कि ऊपर से जोड़ ले, तो नहीं, ऊपर से नहीं जुड़ेगा कभी भी ऊपर। अब देखो,
अब हम ऐसा ही, जैसे इधर उल्टा साइड बना हुआ है, ये एंटी पैरेलल है, तो इधर इस तरह से जुड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा। तो अगर हम इसको चाहेंगे कि यहाँ इस तरह से इसको जोड़ दें, 1 प्राइम से जोड़ दें, तो नहीं, ये नहीं होता। ये जब भी होगा तो एक शुगर का ऊपर का हिस्सा जो है फॉस्फेट, यहाँ 3 प्राइम से जुड़ेगा, ये 3 प्राइम से जुड़ेगा, और ऊपर वाला हिस्सा 5 प्राइम। ठीक है, तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम इस तरह से जुड़ता जाता है। और जहाँ जो भी नए न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, वो जैसे रेप्लिकेशन में जब नए स्ट्रैंड बनते हैं तो उसमें एडिशन होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो हमेशा से वो 5 पे कोई नहीं जुड़ेगा, जुड़ता है 3 OH से। ये फ्री होते हैं, इसी फ्री एंड पे 3 प्राइम OH पे ही ये जुड़ते हैं। यहाँ पे आके जुड़ेगा, यहाँ पे ऐसे पेंटोज। ठीक है, इसलिए 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड की बात होती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की नाइट्रोजनस बेस की। तो यहाँ नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस 2 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम प्यूरीन और पिरामिडीन कहते हैं। प्यूरीन, पिरामिडीन। प्यूरीन क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, टोटल तो ये होते हैं नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चारों नाइट्रोजनस बेस कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो 2 हैं, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन प्यूरीन है, एडेनिन गुआनिन प्यूरीन होते हैं, प्यूरीन कहलाते हैं, और पिरामिडिन होते हैं साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन और गुआनिन प्यूरीन होते हैं, पिरामिडिन साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल जाते हैं, इसलिए ये क्या होता है, एडेनिन जो होते हैं थाइमिन से जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और साइटोसिन होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं गुआनिन से। जो हम स्ट्रैंड देख रहे हैं, डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये, तो ये जुड़ा है, इधर से एडेनिन है तो इधर से थाइमिन है, इधर से साइटोसिन है तो इधर से गुआनिन है, इधर से थाइमिन है तो इधर से एडेनिन है, यहाँ से गुआनिन है तो ये साइटोसिन है। मतलब ये GATC ऐसे जुड़े हैं। अगर G इधर है तो यहाँ C होगा, इधर T होगा, इधर A होगा, यहाँ C है तो G होगा। इसी फॉर्म में प्यूरिन बेस पिरामिडिन बेस से जुड़े रहते हैं। डबल बॉन्ड से प्यूरिन जुड़े होते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड से गुआनिन से। ठीक है, स्ट्रक्चर को क्लियर देखो। डीएनए 3 चीजों से बना है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर जिसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप, बेस पेयरिंग। अच्छा, यहाँ बेस पेयरिंग जो मैंने अभी बताया कि एडेनिन पेयर विथ थाइमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गुआनिन पेयर विथ साइटोसिन विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी बेस पेयरिंग को चागप्स रूल कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई जहां समझ ना आए, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। डीएनए डबल हेलिक्स, फॉस्फेट शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। बेस पेयरिंग भी हो गई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, 3 ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और एक चीज है, मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप, जो ग्रुप वो होता है, देखो ये जिन की बात करें तो जिन कहाँ होता है, डीएनए के अंदर जिन होता है। ये जो सेगमेंट है कोई भी, इसको इस सेगमेंट के अंदर जो है वो जिन है, ये सब जिन है।
डीएनए के अंदर क्या होता है? जिन होता है। डीएनए में क्या है? जिन है। यही तो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर किए हुए है कि हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी हाइट क्या होगी, हमारा कलर कैसा होगा, ये जिन ही डिसाइड करते हैं। और ये जिन कहाँ से आता है? हमारे पेरेंट्स से आते हैं। एक पेरेंट से हमारे अंदर, हमारे से हमारे बच्चों के अंदर, ये पास आउट होते रहते हैं। इसलिए हमारे कैरेक्टर्स पास ऑन होते रहते हैं। ठीक है। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऑफ हेलिक्स डिस्टेंस, यहाँ पे सब ये क्लियर है। देखो डीएनए का डायमीटर, एक डीएनए की दो डीएनए के बीच की डायमीटर होती है 2 नैनोमीटर। ठीक है। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जिन। देखो, जरूरी नहीं है कि सारे सेगमेंट्स फंक्शनल हों। इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल द जीन्स आर फंक्शनल। फंक्शनल जिन ही प्रोटीन बनाते हैं। जो फंक्शनल है वही काम के हैं, वही जो प्रोटीन बनाते हैं वो फंक्शनल है। हमारी बॉडी के सारे काम तो प्रोटीन ही करते हैं मोस्टली। एक टर्न में, हर टर्न में कह सकते हैं, हर टर्न में एक टर्न दिख रहा है, एक टर्न, ये है दूसरा टर्न, तीसरा टर्न। हर एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। हमने पढ़ लिया कि बेस पेयर क्या होता है। नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये। नाइट्रोजन बेसेस मतलब क्या? एडेनिन पेयरिंग विथ थाइमिन, साइटोसिन पेयरिंग विथ गुआनिन with a double bond and triple bond. Diameter of the helix is 2 nanometer. एक डीएनए दो स्ट्रैंड के बीच की दूरी को हम डायमीटर से नापे तो 2 नैनोमीटर की डिस्टेंस होगी। अगर बेस पेयर की बात कर रहे हैं तो बेस पेयर के बीच की दूरी, तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की दूरी बता रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी? 0.34 नैनोमीटर। दिख रहा है? 0.34 नैनोमीटर। बेस पेयरिंग की बात कर रहे हैं। ये बेस पेयरिंग ऐसा है। इनके बीच की डिस्टेंस, दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस की बात करें यहां से यहां तक, तो ये होती है 3.4 नैनोमीटर की। ये दोनों जो जितने भी नाइट्रोजनस बेस हैं, ये दोनों वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसमें 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो सुगर फॉस्फेट एक दूसरे से जुड़ रहे हैं विद द बॉन्ड ऑफ, उस बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे। और जब ये नाइट्रोजनस बेस से जुड़ते हैं जिस बॉन्ड से, तो उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। और जो ये स्टैकिंग ऑफ बेस जो है, जो इस तरह से टिका हुआ है हमारा स्टैकिंग, एक के बाद एक के बाद एक, ये स्टैकिंग सीढ़ियों की तरह से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम, ये हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन के कारण ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए इज 2 मीटर। हमारी बॉडी में डीएनए की लंबाई 2 मीटर है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिख जाएंगे, कहीं 2.2 मीटर भी दिया रहता है, तो अबाउट 2 मीटर है। सोचो हमारी हाइट से भी ज्यादा है 2 मीटर। ठीक है, इसको हम पैकेजिंग में पढ़ेंगे कि 2 मीटर हमारे सेल में अटता कैसे है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर कैसे इसको रखा जाता है। क्योंकि यही चीज यहाँ पे बहुत खोल के बताया है। ये हमारा बैकबोन है, इसे हम स्ट्रैंड को बैकबोन कहते हैं डीएनए का। ठीक है, ये जो बीच में जो कोडिंग हो रखी है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है।
नाइट्रोजनस बेस यही जुड़ा हुआ है, इसी को कोडिंग कह लो, जीन कह लो, और यही है जो हमारी कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, आरएनए बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जिनसे हमारी लाइफ चलती है। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डीएनए समझ लो यही है। देखो मैंने ये बता दिया, ये जो दिख रहा है साइड साइड में, ये क्या हो गया, ये जो दिख रहा है बच्चों, ये यही हमें इस तरह से दिखता है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर। और जब ये एक साइड से यहाँ पे शुगर है और ये फॉस्फेट से जुड़ा है, ये नीचे 3 OH पे फॉस्फेट से जुड़ा है, फिर ये शुगर से जुड़ेगा, फिर ये फॉस्फेट से जुड़ेगा, यहाँ पे शुगर फॉस्फेट, इस तरह से हमें ये एक स्ट्रैंड दिखता है, यही स्ट्रैंड है ऐसा। और जब नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एडेनिन है थाइमिन से जुड़ा हुआ, ये इधर से ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, और ये जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है ये हो जाएगा हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और ये बेस पेयर्स है, एडेनिन विथ थाइमिन, यहाँ बीच में देखो ध्यान से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड से, थाइमिन एडेनिन से जुड़ा है डबल बॉन्ड से, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लियोटाइड है इस साइड का, और ये न्यूक्लियोसाइड है इस साइड का, इस साइड न्यूक्लियोसाइड है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लें। स्ट्रक्चर जान लेंगे तो आपको रेप्लिकेशन में बहुत आसानी हो जाएगी, रेप्लिकेशन समझने में। तो डीएनए का स्ट्रक्चर एकदम इजी है, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कैसे स्ट्रक्चर होता है। 3 चीजें होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेसेस होता है, इन्हीं पे डीएनए बना हुआ है। इसका वर्क क्या है अब हम भी देख लेते हैं। डायमीटर बता दिया, डायमीटर ऑफ हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, 1 कंप्लीट टर्न 3.4 नैनोमीटर विद 10 बेस पेयर। ये मैंने बताया, एक टर्न में 10 बेस पेयर होंगे, 4 5 6 7, इसको 10 समझ लें, 10 है, 10 बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर। नैनोमीटर डायमीटर है 2 डायमीटर 2 नैनोमीटर एंड 1 कंप्लीट टर्न। हाँ, बेस पेयर का डायमीटर ये बताया है 3.4 नैनोमीटर, 10 बेस पेयर। लेंथ मैंने बताया कि एक इन ह्यूमन टोटल डीएनए लेंथ इज अबाउट 2 मीटर बट पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यू टू स्टर्न प्रोटीन। ये मैं भी पैकेजिंग में पढ़ेंगे। डीएनए कैसे वर्क करता है, डीएनए फंक्शन एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ये हमारा ब्लूप्रिंट है, हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट यही डिसाइड करता है कि हमको कैसे बनना है। अच्छा, रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन होता है। डीएनए अपनी ही कॉपी बनाता है, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए मेक्स एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन इंश्योरिंग जेनेटिक कंटिन्यूटी। तो अगर सेल डिवीजन पढ़े हैं तो आपको बहुत क्लियर होगा कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है और इसकी कॉपी कैसे मियोसिस में पढ़े हो कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, वो फिर जाता है हमारे दूसरे सेल्स में, जो नया सेल्स बन रहा है उसके अंदर जाता है। अगर मियोसिस हो रहा है तो पास आउट होता है कैरेक्टर हमारे माँ से और पिता से, और हमारी जनरेशन बाय जनरेशन हमारी जेनेटिक कम्युनिटी को इंश्योर करता है। ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें एमआरएनए डीएनए एमआरएनए बनाता है, डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। और यही आरएनए, यही एमआरएनए
प्रोटीन बनाता है जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसे हम ट्रांसलेटर। प्रोटीन का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से प्रोटीन का आरएनए बना, आरएनए प्रोटीन बनाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहते हैं। The sequence of bases code for amino acid which build protein। जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे प्रोटीन कैसे बनता है, तो ये इन्हीं की कोडिंग से एमिनो एसिड की कोडिंग करते हैं और उसी से प्रोटीन बनता है। बेसिस कोड्स फॉर एमिनो एसिड के लिए कोड कर करके ये प्रोटीन बनाते हैं। आप ट्रांसलेशन पढ़िएगा, उसमें ये बहुत डिटेल में पढ़ना है। और क्या करता है हमारा डीएनए? कंट्रोल ऑफ ट्रेट। प्रोटीन फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन फिजिकल एंड बायोकेमिकल ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का ट्रेट क्या होगा ये डिसाइड करता है डीएनए। ट्रेट समझ रहे हैं? ट्रेट क्या होता है? ट्रेट आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। अभी डीएनए पैकेजिंग पढ़ेंगे ना, ट्रेट भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कैसे डीएनए क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और वो कैसे पास ऑन होते हैं, पर ट्रेट को मेंटेन करता है हमारी। जैसे पढ़ लिया है हमने, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड किसको कहा हमने? पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को न्यूक्लियोटाइड्स कह दिया। तो एक जो मॉलिक्यूल हुआ पेंटोज शुगर का, वो एक पॉलीमर हुआ और वो रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड अटैचमेंट होता जाता है, तो एक साइड का बैकबोन बनता चला जाता है। हर टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, इसे पढ़ लिया। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होता है स्टैकिंग में। ये डीएनए का पिक्चर देख लो, ये सब आई थिंक क्लियर है डीएनए का। अब हम स्टार्ट करते हैं डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, डीएनए पैकेजिंग मतलब डीएनए 2 मीटर का है। मैंने बताया अभी कि डीएनए 2 मीटर का होता है लगभग, और न्यूक्लियस का साइज होता है 5 से 10 माइक्रोन इन डायमीटर, या 10 to the power -9 नैनोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और 2 मीटर का डीएनए को उसके अंदर फिट करना बहुत मुश्किल है। तो कैसे किया जाता है फिट? ठीक है, ये टर्न होता है स्टोन प्रोटीन के ऊपर। एक डीएनए, चलो यहाँ से देखते हैं, लिख लो। न्यूक्लियस है भाई, सेल है, न्यूक्लियस है, इंटरफेज स्टेज में है। और इंटरफेज स्टेज में अगर सेल डिवीजन पढ़ा है आपने, तो ये इंटरफेज में जो कहते हैं, इंटरफेज में क्रोमोसोम है ये, लेकिन ये क्रोमोसोम नहीं, ये क्रोमेटिड फॉर्म में होता है और बहुत उलझे हुए फॉर्म में होता है। जैसे तैसे, जैसे एक आप धागे की रील ले लें और उसको खोलते जाएं खोलते जाएं खोलते जाएं और एक के ऊपर एक रखते जाए, तो कैसा उसे उलझा सा होगा। तो उसी फॉर्म में ये पड़ा रहता है। धागा को खोल खोल के उसको अरेंज नहीं किया जाए, रील पे नहीं अरेंज है, वो खुले फॉर्म में है। तो ये इंटरफेज स्टेट में वो उस फॉर्म में जब रहता है तो उसको क्रोमेटिन कहते हैं। जनरली हम जानते हैं कि डीएनए कैसा होता है, डीएनए तो भाई ऐसा होता है। और फिर क्रोमोसोम कहाँ से आ गया बताओ? क्रोमोसोम किधर है? इसके अंदर तो क्रोमोसोम दिख नहीं रहा है। तो अभी आगे देखते हैं क्रोमोसोम कैसे डीएनए देखो, पहले क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। तो ये अभी ये डीएनए का क्रोमेटिन क्या है? एक डीएनए का फॉर्म, क्रोमोसोम का फॉर्म है, डीएनए का फॉर्म नहीं कह सकते, ये क्रोमोसोम का फॉर्म है। जो क्रोमोसोम का फॉर्म है, जब ये ओपन फॉर्म में रहेगा तो ये क्रोमेटिन कहेंगे। अभी ओपन फॉर्म नहीं समझ में आएगा, आगे मैं बताती हूँ तब समझ आ जाएगा क्या ओपन फॉर्म कहने का क्या मतलब है। इंटरफेज स्टेज है ये, इंटरफेज स्टेज में ओपन फॉर्म में क्रोमेटिन कहलाता है, इतना याद रखें अभी। फिर जैसे ही ये डिवीजन का समय आता है, ये इंटरफेज स्टेज भी पढ़ा होगा सेल डिवीजन में। इंटरफेजेस में ये सेल अपने आप को ग्रो करते हैं, साइज बड़ा कर लेते हैं, मैच्योर होता है सेल, डिवाइड के लायक जब बनता है, तो सबसे बड़ा स्टेज इंटरफेज ही होता है।
और इसी इंटरफेज के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, तभी वो फिर जाके माइटोसिस या मेयोसिस फेज में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ये इंटरफेज तो हो गया। अब मान लो ये एम फेज आ गया, ठीक है। अगर न्यूक्लियस के अंदर देखें और मैच्योर सेल है और न्यूक्लियस है तो हमें क्रोमोसोम कैसा दिखेगा? हमें पता है कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर है, तो 23 पेयर ऐसे है, अरेंज है। अगर इसको खुले फॉर्म में रखा जाए ऐसे 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 ऐसे, तो क्या 23 पेयर हटेंगे? ऐसे साइज के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। तो क्या करता है डीएनए, हमारा सेल क्या करता है कि इन्हें एक समझ लो कि रील के अंदर अरेंज करता है, तब जाके वो शेप चेंज हो जाता है। ये खुले फॉर्म में है, इसको धीरे धीरे अरेंज करना शुरू करता है सेल हमारे इस स्टाइल में। अगर हम उंगलियों पे लपेटें धागे को तो इस तरह से लपेटते हैं, कभी कभी अगर ध्यान हो इस तरह से लपेटते हैं, इस तरह से लपेटते जाते हैं, तो ये एक लूप स्ट्रक्चर बन जाता है। ये लूप है, ठीक। और क्रोमोसोम का शेप यही होता है। तो क्या है ये, अगर इस फॉर्म में है क्रोमोसोम, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो हमने क्रोमोसोम कह दिया। और भाई ये इसी रील की लूपिंग फॉर्म में इस तरह अरेंज कर दिया डीएनए को या क्रोमोसोम को, तो ये लूप फॉर्म हो गया। अब बताओ, इस तरह से उलझा हुआ है चीज, इसको हम ऐसे लपेट दिए ऐसे 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 करके, तो ये छोटा हुआ। ये फॉर्म और ये फॉर्म क्या डिफरेंस? ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिन है भाई। ओपन फॉर्म है जो क्रोमेटिन है, और इसको अरेंज फॉर्म कह दिया तो क्रोमोसोम बन गया। लेकिन अभी इतना इजी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है थोड़ा क्रोमोसोम, इतना इजी भी नहीं है। थोड़ा और आगे देखते हैं क्या होता है। ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है, ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है, एक सिंगल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ बताया कि यहाँ 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, 23 पेयर में रहते हैं। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में ही होते हैं, एक पेयर इस तरह 23 पेयर हमने पढ़ रखा है कि 23 पेयर होते हैं। एक ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। ये दोनों के कैरेक्टर लगभग सब चीज में एक से होते हैं। अगर हमारे आंख के लिए ये जिन रिस्पॉन्सिबल है तो ये एक साथ ही रहेंगे, एक सेट है। ये एक सेट मतलब ये से एक सेट जो होता है, एक सेट अगर एक सेट है, एक सेट हमारे अंदर मदर से आता है, एक सेट फादर से आता है, ठीक है। और यही डिसाइड करता है हमारे कैरेक्टर। तो ठीक है, अभी तक हमने जाना कि ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन अरेंज फॉर्म अपने आप को अरेंज करके ऐसे ऐसे अरेंज किया है और ये लूप फॉर्म में आ गया, ठीक है। यहाँ दिख रहा है लूप फॉर्म, तो ये सिंगल लूप फॉर्म में है, तो ये क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम है। अब क्या करता है क्रोमोसोम, जब रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट नहीं, यहाँ पे अभी रेप्लिकेट नहीं हाँ कर रहा है, फिर ये स्प्लिट हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बिल्कुल अलग नहीं होता, ये बीच में सेंट्रोमियर से जुड़ा रहता है और ये स्प्लिट कर जाता है। तो इसके जो 4 हिस्से हो गए, इसे ही हम क्रोमेटिड कहेंगे। ये इसका क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड फॉर्म हो गया, ठीक है। और यही क्रोमेटिड फॉर्म देखो, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये समझ लो कि एक रील है, और डीएनए रील नहीं है, डीएनए लिपट लिपट के ऐसा फॉर्म हो गया है। जो हमने ऐसा डीएनए पढ़ा, अभी हमने डीएनए ऐसा पढ़ा भाई, ये तो धागे के समान दिख रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये 2 मीटर का है। अब ये 2 मीटर का है, तो इसी चीज को अगर मैंने क्रोमेटिड कहा, डीएनए क्रोमेटिन फॉर्म में है, तो ये धागे की तरह दिखता है, बहुत पतला है। तो समझ लो भाई कि ये ऐसे 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 ही है, ये क्रोमेटिन ही है, ऐसे ऐसे। ये जो क्रोमेटिन मैंने दिखाया कि इसके अंदर क्रोमेटिन है, तो ये डीएनए ही है, ऐसे ऐसे पतला पतला अपने से फॉर्म में क्रोमेटिन ही है ये,
जब ये आगे जब ये डिवीजन का समय आता है तो ये अपने आप को अरेंज करता है, एक लूप स्ट्रक्चर बनाता है। ये लूप स्ट्रक्चर कैसे बना? ये लूप स्ट्रक्चर ऐसे बना, डीएनए क्या है ना, अपने आप को ऐसे ऐसे कर लिया, कॉइलिंग कर ली, इसमें कॉइलिंग कर ली, ठीक है। कॉइलिंग करते 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 भाई ये शेप बना लिया, एक क्रोमोसोम का शेप बना लिया। बस कॉइलिंग स्ट्रक्चर है ये, डीएनए का कॉइलिंग स्ट्रक्चर इज क्रोमोसोम, ओपन स्ट्रक्चर इज क्रोमेटिड। अगर ये स्प्लिट हो गया तो क्रोमेटिड, ठीक है। तो आखिर ये अगर ये अरेंज कर रहा है अपने आप को, डीएनए किसी पे अरेंज कर रहा है तो किसी चीज के ऊपर ही लिपटेगा। अगर ये बिखरे हुए फॉर्म में है तो न्यूक्लियस के अंदर फिट नहीं हो सकता। अगर धागे को समेटना है तो हम रील के ऊपर समेटते हैं या फिर उंगली पे गोल गोल करके समेटते हैं, एक कि वो छोटा हो जाए। अगर हमारा जैसे ईयरफोन वगैरह है तो लगभग 1 मीटर का होगा, उससे डबल होगा, तो हम अगर उसे मोड़ मार के रखें तो वो बहुत ज़्यादा जगह लेगा। अगर हम उसे रोल करके रखते हैं, बहुत लूपिंग में भी रखा जाता है। अगर हमें खरीदने जाते हैं तो हमें लूप स्टाइल में ही मिलता है ताकि वो छोटे से डब्बे में अट जाता है। लेकिन अगर वो खोल के रखे और मोड़ के रखे तो वो ऐसे नहीं हटेगा। इसलिए डीएनए का भी सेम प्रोसेस है, वो भी ऐसे इसी तरह से अपने आप को न्यूक्लियस के अंदर फिट कर पाता है। तो देखो क्या होता है कि मैंने यहाँ दिखाया है कि क्रोमोसोम जो है, मैंने बता दिया कि ये क्रोमोसोम समझो कि ऐसे 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 ये लिपटा हुआ है क्रोमोसोम। अगर हम इसको एक सिरे से खोले तो ये इस तरह से खुलता जाता है। यहाँ से खोला हमने, ऐसे ऐसे खुलना चालू हो गया ये, जैसे कि स्वेटर बुनते हैं, स्वेटर बुनते वक्त एक धागे को निकाला, पूरा खोलना शुरू किया, ऐसे खुल गया। कैसे ये ऐसे, अरे ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बना लिया ये जानेंगे हम अभी, ठीक है। देखो ये जो गोल गोल दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में, ये जो गोल गोल दिख रहा है ये है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। डीएनए निगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्शन के कारण ये एक दूसरे पे अटैच कर पाते हैं, बाइंड कर पाते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये लिपट रहा है कैसे रहा है। तो ये जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन दिख रहा है ऐसे गोल गोल, इसे हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। मोती की माला की तरह ये दिखता है, ठीक है। ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये मॉडल भी कहते हैं पैकेजिंग को, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, ठीक है। तो देखो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, हाँ अभी मैं करके दिखा देती हूँ कि कैसे ये अटैच्ड होता है, कितना मुड़ता है। मैं 2-4 के ही करके दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो हिस्टोन प्रोटीन है। अब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए कैसे लिपटेगा? ऐसे एक पूरा सर्कल और एक आधा, एक पूरा सर्कल और एक आधा। बात समझ में आ रही है? एक पूरा सर्कल और एक आधा, इस तरह बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन होंगे जिसके ऊपर कंटिन्यू इस तरह चलता रहता है। अगर ये ऐसे जुड़ जुड़ के सोचो कितना छोटा हो जाएगा। 2 मीटर का डीएनए, और यहाँ पे जो डीएनए होता है उसके अंदर टोटल 200 बेस पेयर होते हैं। 200 बेस पेयर का डीएनए होता है, ठीक। ये क्लियर यहाँ पर करना है कि यहाँ जो लिखा है ये इंटरफेज स्टेज है, इसके अंदर क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन कब कहा हमने? ओपन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम होता है ये न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसका एक हमने लिया जब क्रोमेटिन अपने आप को अरेंज करता है रेप्लिकेशन के लिए, लूप बना के इस तरह से छोटा करता है। इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे हो जाते हैं, ये लूप फॉर्म है और ये क्रोमेटिन में स्प्लिट हुआ है और ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है। हम हमेशा माइटोसिस में पढ़े हैं प्रोफेज स्टेज में कि कंडेंस्ड हो जाता है क्रोमोसोम। क्या होता है? कंडेंस्ड हो जाता है। कंडेंस्ड का मतलब
एक ही जगह बहुत ज्यादा कस टाइटली पैक्ड हो जाता है ये। ठीक है, अब इस पिक्चर में देखते हैं, इसको पिक्चर को आउट करते हैं। ये डीएनए, 1 राउंड सेकेंड हाफ, सॉरी 1 राउंड एंड सेकेंड हाफ, 1 राउंड एंड सेकेंड हाफ, 1 राउंड एंड सेकेंड हाफ, 1 राउंड सेकेंड हाफ, 1 राउंड एंड सेकेंड हाफ, इस तरह से करके अटैच होता है। ठीक है, और ये जो मैंने बोला कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर, वो हिस्टोन के साथ ही है। ये जो यहाँ पे इंटरफेज स्टेज में जो दिख रहा है क्रोमोसोम, क्रोमेटीन, ये क्रोमेटीन चूंकि बहुत ओपन फॉर्म में बहुत पतला हो जाता है और इस तरह से जो पड़ा हुआ है, बीच बीच में इस पे हिस्टोन प्रोटीन है, बट ये सिर्फ ओपन फॉर्म में है। ये अपने आप को अरेंज कब करेगा? मेटाफेज स्टेज से पहले। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और यही स्ट्रक्चर क्रोमेटीन कहलाता है। यही जो ओपन फॉर्म है, क्रोमोसोम का ओपन फॉर्म है, हिस्टोन प्रोटीन विद क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नहीं कह सकते, यहाँ पे डीएनए कह सकते हैं कि क्रोमोसोम डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ओपन फॉर्म में पाया जा रहा है, ये क्रोमेटीन है। ठीक है, आगे चले। जहां भी कहीं डाउट हो तो प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन। अब हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में, जाहिर सी बात है यूकैरियोट्स में ही पाए जाएंगे, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस ही सही से नहीं होते, तो बात तो यूकैरियोट्स की होगी। ये डायग्राम जो है हिस्टोन प्रोटीन, जब एक हिस्टोन प्रोटीन डीएनए रैप करता है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो इस तरह से कितने न्यूक्लियोसोम हो गए? 1 न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम, 3, 4, 5, 6 न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, ये 6 न्यूक्लियोसोम हो गए। आई रिपीट, जब एक हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से लिपटा हो, एक डीएनए तो कंटिन्यू चलेगा, जब एक हिस्टोन से लिपटा हो तो ये एक न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। पूरे को हम न्यूक्लियोसोम नहीं कहेंगे। ठीक है, एक हमारा न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम, इस तरह से यूनिट बन जाता है न्यूक्लियोसोम का। ठीक है, इसका नाम भी अलग है, वो भी मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम है, एक हिस्टोन के साथ अगर ऐड है तो ये न्यूक्लियोसोम कहला गया। ठीक है, ये तो फट गया, व्हाट हैपन? देखो भाई, ये हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर होते हैं। ऑक्टामर, ये जो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जानते हैं हम, कि हिस्टोन प्रोटीन जो ये गोल गोल दिख रहा है, वही एक हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है एक हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझो, ये एक हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर होते हैं। ऑक्टामर कहने का मतलब 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ऊपर 4 होते हैं और 2 यहाँ, 2 उस साइड पे हम दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऑक्टामर होते हैं। ऑक्टामर का नाम भी मैं बताती हूँ अभी। और जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि देखो, ये डीएनए है, एक हिस्टोन से जुड़ा। जब दूसरे हिस्टोन से जुड़ते हैं तो बीच वाले जुड़ने वाले डीएनए का नाम यहाँ पे लिंकर डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंकर डीएनए। जो ये जुड़ रहा है दो न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए
लिंकर डीएनए कहलाता है, लिंकर डीएनए। ठीक है, लिंकर डीएनए। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ओपन फॉर्म में क्रोमेटिड कहलाता है। इसे हम बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल भी कहते हैं। यहाँ हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर है, ऑक्टा मतलब 8 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे डीएनए समझ, ये डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए ये ऐसे करके इस ऑक्टामर पे लिपट रहा है। ठीक है, इतना लिपटा, एक पूरा टन, एक आधा इस पे चला जाएगा। ये लिंकर डीएनए हो गया यहाँ पर, और ये फिर इस पे ये लिपटा और ये आधा आया। इसी तरह से ये फिर यहाँ पे जाएगा, एक ऑक्टामर से जुड़ेगा, फिर दूसरे से जुड़ता जाएगा। इसी तरह से कम 6 बिट्स, 6 हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ता है ये। ठीक है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अब न्यूक्लियोसोम जो कहा हमने कि 1 न्यूक्लियोसोम, ये जो स्ट्रक्चर है ये 1 न्यूक्लियोसोम हुआ, 1 न्यूक्लियोसोम हुआ, या 2 न्यूक्लियोसोम हुआ। न्यूक्लियोसोम किसे कहा हमने? डीएनए प्लस 1 हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस 1 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, और इसी ग्रुप को ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम, जितने भी न्यूक्लियोसोम हुए, सबको सब मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे गोल गोल सब मिल जाते हैं, ऐसे गोल हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं क्रोमेटोजोम। क्या कहते हैं? क्रोमेटोजोम। ओके, जब ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटोजोम, क्रोमेटोजोम। ठीक है, हिस्टोन इज अ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। बेसिक होता है ये, एसिडिक, डीएनए एसिडिक होता है, और प्रोटीन जो होता है हिस्टोन प्रोटीन, ये बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, जो कि लाइसिन और अर्जिनिन रिच होता है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन तो अमीनो एसिड होते हैं, और अमीनो एसिड लाइसिन और अर्जिनिन क्या है? अमीनो एसिड है। अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है प्रोटीन का, तो इसमें पढ़ा होगा अपने लाइसिन और अर्जिनिन के बारे में। तो हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है? लाइसिन और अर्जिनिन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, सबके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। H1 भाई अलग है, H1 को भी मान ली, यहाँ पे तो टोटल 5 यूनिट है, 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन है। अभी 1 को छोड़ दे, H2A, H2B, H3 और H4 सबके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। H2A होता है, H2B 2 मॉलिक्यूल होता है, H3 भी 2 मॉलिक्यूल होता है, H4 भी 2 मॉलिक्यूल का। तो हो गए 8, 2 4 6 2 8 हो गए। 8 H1 जो होता है, H1 बाइंड नहीं करता है, H1 सपोर्टिव होता है। ये जो डंडे के समान दिख रहा है यहाँ पे, लिंक करता है, एक तरह से दोनों को बाइंड करने का काम करता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को। ये H1 है। ठीक है, और ये मान लो कि H2O है, H2A, H2B 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 H3 के 2 हो गए, H4 के 2 हो गए, 8 हो गए। आप काउंट करके देख लेना। ये लिंकर डीएनए है, पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन, दैट इज हिस्टोन। कोई दिक्कत? चलिए, हिस्टोन इज अ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक यूनिट। हो गया। 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। H1 जो है अटैचमेंट करता है, और ये जो 4 है, ये चारों के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, 4 of them, H2A, H2B, H2 and H4 occur in to produce histone octamer. Increase in pairing of octamer histone octamer called a new body to form nucleosome. इसे न्यू बॉडी भी कहा जाता है।
इस ऑक्टामर को न्यू बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये चारों है जो बाइंड करने में हेल्प करते हैं, पेयरिंग करने में हेल्प करते हैं। H1 प्रोटीन हेल्पिंग मदद कर, बाइंडिंग में मदद नहीं करता, सिर्फ ये प्लगिंग करता है, यहाँ लिखा है। ठीक है, H1 histone protein called plugging protein and act as a maker protein। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए और डीएनए के अंदर है जीन। ठीक है, हमने देखा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम अगर ओपन फॉर्म में है तो क्रोमेटिड, उसके अंदर है ये डीएनए के अंदर है जीन। क्रोमोसोम देखो ये है क्रोमोसोम कैसे बना, ऐसे 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 रोल स्पाइरली कॉइल। तो भाई ये डीएनए, ये जब अब इसको खोलेंगे तो ये ऐसा ही दिखेगा, ये डीएनए ही है। ये क्रोमेटिन हो गया, डीएनए, ये पूरे फॉर्म को डीएनए कह दिया। डीएनए के अंदर क्या है जी, ये हिस्टोन प्रोटीन 4 टाइप्स जो बाइंड करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स मिलके बने 1 मॉलिक्यूल, मतलब वो इस फॉर्म को क्या रहते हैं ऑक्टामर। अब ये सॉलिनॉइड फॉर्म, देखो 2 फॉर्म, लूपिंग फॉर्म हो गया और हिस्टोन के साथ न्यूक्लियोसोम हुआ। न्यूक्लियोसोम के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये है क्रोमेटोसोम, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोसोम हुआ, जैसे मैंने बताया था कि ये हिस्टोन जो है डीएनए के साथ रैप कर रहा है, तो ये नीचे से जाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा। अब ये सारे को मिला के जितने भी हिस्टोन प्रोटीन है एक दूसरे से, इनको कह देंगे हम ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटोसोम। ये थोड़ा कॉइलिंग होगा, इसमें हल्का सा ये कॉइलिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। मल्टीपल न्यूक्लियोसोम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म क्रोमेटोसोम। थोड़ा सा कॉइलिंग, पूरा कॉइलिंग नहीं होगा, धीरे धीरे कॉइलिंग हो रही है इसमें। ठीक है, तो ये जनरली 6 हिस्टोन प्रोटीन के साथ बनाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आगे चल के 6 क्रोमेटोसोम कहते हैं इसे, 3 4 5 और ये रहा 6। इस तरह से करके कि डीएनए जो है रैप कर लेगा ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर है ये बनता जा रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इस तरह से रैप करके बनता है। जो हम लोग क्रोमोसोम दिखते हैं, जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये इस तरह से रैप होता है डीएनए का, कॉइलिंग करता है ये। ठीक है, तो यही हाईली कंप्रेस हो जाता है। जब हम सेल डिवीजन के प्रोफेज में पढ़ते हैं कि डीएनए जो होता है पहले बिखरा हुआ होता है इंटरफेज स्टेज में, वो प्रोफेज में जाके कंडेंस्ड होने लगता है। तो कंडेंस्ड, यही कंडेंस्ड हो रहा है, यही कंडेंस्ड है। ओके, यही कंडेंस्ड होता है। इस तरह से जो बन रहा है ये फॉर्म कंडेंस्ड हो रहा है, धीरे 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 करके ये फॉर्म जब मेटाफेज तक आते हैं तो ये फॉर्म में आ चुका होता है डीएनए। और इस फॉर्म को जो ये 6 बिट्स बना के क्रोमेटोसोम जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ये है सोलेनॉइड फॉर्म। इसको सोलेनॉइड फॉर्म कहते हैं क्योंकि स्पाइरली अरेंज हो जाता है इसमें। और ये जो क्रोमोसोम है ये हाईली कंप्रेस्ड क्रोमोसोम होता है। इट इज ओपन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। अगर यही स्ट्रक्चर है, जो धागे से खोल दिया तो हमें ये क्रोमेटिन फॉर्म में मिल जाएगा। तो आई थिंक क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्लियर हो गया होगा। देखो ऐसे कैसे क्लियर हो रहा है कि ये डीएनए में क्या होगा। डीएनए इसको क्या देंगे भाई, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आया, न्यूक्लियोसोम कहलाया। ये थोड़ा लूज स्ट्रक्चर है, सबसे ज़्यादा लूज स्ट्रक्चर पूछा जाए तो ये न्यूक्लियोसोम ही होगा। उसके बाद उल्टा देखते हैं हम लोग यहाँ से क्रोमोसोम से। ठीक है,
क्रोमोसोम, क्रोमोसोम वर्ड ही ज़्यादा होता है, ये हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। इससे थोड़ा लूज होगा तो सोलेनॉइड होगा, लूज मोर देन क्रोमोसोम, इससे लूज हुआ तो हम क्रोमेटिन कह दिया, क्रोमेटिन से लूज हुआ तो न्यूक्लियोसोम कह दिया, लूज मोर देन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से लूज हुआ तो इसमें जो पूरा दिख रहा है तो डीएनए के अंदर आ जाएगा जी। अब तो फिर डेफिनेशन है जिन क्या है, or a small portion of DNA is called a gene. It is hereditary unit found in nucleus of a cell that determine the character. ये हमारी कैरेक्टर को ये डिसाइड करता है, जो कि डीएनए के अंदर पाया जाता है। ये हमारी हेरेडिटी ट्रेट को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करता है। सोलेनॉइड फॉर्म पता है, सोलेनॉइड में स्पाइरली अरेंज्ड क्रोमेटिन को कहते हैं। ये 30 नैनोमीटर का होता है, 30 नैनोमीटर का फाइबर है, ठीक है। क्रोमेटिन दैट फॉर्म व्हेन मल्टीपल न्यूक्लियोसोम आर टुगेदर कॉल्ड सोलेनॉइड। क्रोमेटोसोम भी है, स्ट्रक्चर फॉर्म 30 nanometer fibers are packed together. Chromatin, a complex of DNA, ठीक है, and protein. Chromatin जो histone protein और DNA का जो complex structure है that form in the nucleus of a cell, इसे हम chromatin कहेंगे। Chromatin exist in two forms. Chromatin के दो फॉर्म होते हैं, जो थोड़ा लूजली पैक्ड है, जो थोड़ा लूज है तो हम इसे लूज क्रोमेटिन कह देते हैं, और जो थोड़ा जहाँ ज़्यादा कंडेंस फॉर्म है क्रोमेटिन का उसको हम हेटेरोक्रोमेटिन कह देंगे। और इससे ये क्लियर हो जाता है कि सबसे अंदर आ गया तुम्हारा जिन के ऊपर डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटोसोम का सोलेनॉइड फॉर्म, सोलेनॉइड फॉर्म क्रोमेटिन हो जाएगा, और लास्ट स्टेज इज क्रोमोसोम। एक चीज़ यहाँ है, साइज बता दूँ मैं सबका साइज यहाँ पे, अब क्लियर होगा साइज की बात करें तो। देखो साइज ऑफ न्यूक्लियस जितना होता है 5 से 10 माइक्रोन इन डायमीटर में, और ये नैनोमीटर में। और डीएनए का साइज होता है लगभग 2.2 मीटर। जो ये टर्न की बात करें तो टर्न जो है मैंने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर एक टर्न और आधा टर्न, ये इसी टर्न को हम कहेंगे 1.7 टर्न या 1/3/4 टर्न कहेंगे। एक पूरा टर्न और एक का आधा टर्न हो जाता है। एक डीएनए में 200 बेस पेयर होंगे, टोटल की बात कर रहे हैं। हाँ, आउट ऑफ 200 146 ऑन बी। अच्छा, ये कह रहा है कि जो जब ये मान ला कि हिस्टोन प्रोटीन बना लिया, ये बना लिया, ये लेकर डीएनए, ये जो इस हिस्टोन के ऊपर लिखता है उसमें कह रहा है कि 146 बीट्स होता है, और ये जो नीचे आता है उस पर 54 बेस पेयर होता है। तो टोटल 200 बेस पेयर इसकी वेरिएबल है, ये किसी में थोड़ा बहुत अंतर मिल जाता है। तो इस पे होता है 146 बेस पेयर और इस पे होता है 54 बेस पेयर, दोनों मिला के हो गए 200 बेस पेयर। इस तरह से ये अपना कंटिन्यू होता रहता है। मतलब इतने देर में ये 200 बेस पेयर का होता है। एक हिस्टोन के ऊपर ये दूसरे हिस्टोन प्रोटीन पे जाने से पहले ये 200 बेस पेयर का हो जाता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा बहुत, आप लोगों को चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जो भी डाउट होते हैं उसे आप कमेंट करें प्लीज़, मैं जवाब दूंगी, मैं सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूंगी या फिर कमेंट में ही जवाब दे दूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू।